नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था। कांग्रेस के सारे बड़े नेता अपने विधायकों की सिक्योरिटी में लगे थे। वो किसी तरह बीजेपी के हाथ न पड़ जाए इससे बचाने में लगे थे। सारे नेता चार्टर फ्लाइट से सभी एमएलए को भोपाल से बेंगलुरु भेजने की तैयारी में जुटे हुए थे। विधायक प्लेन में बैठ चुके थे, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करता इससे पहले ही कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के जिस उम्मीदवार की जीत नामुमकिन थी, जिसके पास पर्याप्त वोट नहीं थे, उसकी जीत पक्की हो गई। जाहिर है बीजेपी के नेता जोश में हैं। भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में ढोल बज रहे हैं, जश्न हो रहा है और कांग्रेस के नेताओं को सांप सूंघ गया है। भोपाल में मीनाक्षी नटराजन के साथ खेल हो गया। बेंगलुरु के निकले कांग्रेस के सारे विधायक वापस घर लौट गए। कांग्रेस के नेता दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचे। क्या कांग्रेस को चुनाव आयोग से राहत मिलेगी? कांग्रेस ने आज क्या गलती की? मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द क्यों हुआ? कांग्रेस के उम्मीदवार के नॉमिनेशन में कौन सी खामियां थी? इन खामियों की जानकारी बीजेपी के नेताओं को किसने दी? इन सारी बातों की जो डिटेल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये बता देता हूं कि आज भोपाल में क्या हुआ। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीता हुआ चुनाव कैसे हारी, यह समझने की जरूरत है। कांग्रेस के पास राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए नंबर था। एमएलए के जितने वोटों की जरूरत थी उससे 5 वोट ज्यादा थे। क्रॉस वोटिंग टालने के लिए विधायकों को बंदी बना लिया गया था। चार्टर प्लेन भोपाल के हवाई अड्डे पर आ गया था। कांग्रेस के नेता गाते मुस्कुराते, विक्ट्री का साइन दिखाते, जीत का दावा करते हुए एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी की कोई चाल आज कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल दें, बाजी पलट जाए। जैसे ही कांग्रेस के विधायक चार्टर प्लेन में बैठे, बीजेपी शिकायत लेकर इलेक्शन ऑफिसर के पास पहुंच गई। रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई कि कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन पेपर्स में जानकारी छुपाई है। बीजेपी के नेताओं ने सबूत दिए। यह बताया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना के कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं दी। इसके साथ साथ संपत्ति की जानकारी भी आधी अधूरी है। जैसे ही यह खबर फैली तो कांग्रेस के लोकल लीडर्स भी वहां पहुंच गए। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नारेबाजी हुई। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने के लिए वक्त दिया। मीनाक्षी वकीलों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुई। दोनों पक्षों को सुना गया और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के आरोपों को सही माना और कांग्रेस के उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज कर दिया। जैसे रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आया, कांग्रेस का कैंप मायूस हो गया। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमर सिंघार जैसे नेता मीडिया से बात किए बिना ही निकल गए। लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा वो इसके खिलाफ लड़ेंगी। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर
राज्यसभा के चुनाव को भी जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। अब मजे की बात है कि कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु जाने वाले थे, उन्हें टेक ऑफ की परमिशन देर से मिली। उनकी फ्लाइट करीब 3.5 घंटा डिले हो गई। प्लेन टेक ऑफ करता इससे पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। यह खबर दिग्विजय सिंह को मिली तो कांग्रेस के विधायकों के बेंगलुरु ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सारे एमएलए प्लेन से उतरकर वापस अपने अपने घरों को चले गए। भोपाल में हुए डेवलपमेंट की खबर दिल्ली पहुंची तो केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भोपाल में बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। मीनाक्षी नटराजन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से बीजेपी के नेता खुश हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज जो हुआ उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, यह कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा है, इसलिए जानबूझकर नॉमिनेशन पेपर्स में कुछ तथ्यों को छुपाया गया और फिर यह जानकारी लीक कर दी गई। कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय तो और खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को कांग्रेस के लोगों ने ही हराया। कांग्रेस के नेताओं ने ही इस केस की जानकारी बीजेपी को दी। घर के भेदी ने ही कांग्रेस की लंका ढा दी, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष? न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी, कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। अब मैं आपको कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र पर डाका है, ये वोट चोरी से आगे का षड्यंत्र है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कल कांग्रेस के विधायक निर्वाचन कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी
वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरोप और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। कांग्रेस इस इश्यू को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक चुनाव आयोग का ऑफिस बंद हो चुका था। कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं मिला, तो कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल जैसे बड़े बड़े नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर के बाद कांग्रेस के 2 नेताओं को अंदर बुलाया गया। उन्होंने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन को सौंपी और धरना खत्म किया। पता लगा कि कांग्रेस के नेता कल दोबारा अपनी कंप्लेंट लेकर ईसी ऑफिस जाएंगे। उन्हें दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है। सचिन पायलट जी, ये सब लोग, दीपा दास जी, इनको धरना में बैठना पड़ा केवल एप्लीकेशन देने के लिए, मीटिंग के लिए नहीं। वहाँ कोई है नहीं, एक बाबू है जिसको हमने एप्लीकेशन दिया और उसे सील लगा के दे दिया, पावती दे दिया। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार से, जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे, और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसी डेमोक्रेसी है? और जब हम लोग धरने में बैठे वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, तब जाके हमको 2 जने के अलाउ किया, जाके एप्लीकेशन दे सकते हो। मतलब बड़ी कृपा की निर्वाचन आयोग ने, हमारा एप्लीकेशन ले लिया। देखिए, अभी हमने एप्लीकेशन दिया, अब उसका फैसला क्या आता है वो हम देखेंगे, और फिर हमारे पर लीगल ऑप्शन तो हमारे खुले भी हैं, हम जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेल कैसे हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 3 सीटों पर चुनाव होने थे। बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने के अलावा एक्स्ट्रा वोट थे, पर तीसरी सीट जीतने लायक नहीं थे। तीसरी सीट जीतने के लिए 10 और विधायकों के वोट चाहिए थे। कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने लायक वोट थे और 5 एक्स्ट्रा वोट भी थे। तो सबको लगता था कि बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट आसानी से जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अचानक तीसरी सीट पर कैंडिडेट खड़ा करके सबको चौंका दिया। कांग्रेस चौकन्नी थी, उसे लगा बीजेपी उसके एमएलए तोड़ेगी, तो सारे विधायकों को प्राइवेट जेट से बेंगलुरु भेजने की तैयारी हुई। कांग्रेस के जो लीडर मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से नाराज थे, उन्होंने मीनाक्षी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की इंफॉर्मेशन चुपचाप बीजेपी के नेताओं को पास कर दी। बीजेपी ने शिकायत की और मीनाक्षी का नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। कांग्रेस के एमएलए को न तो बेंगलुरु के रिजॉर्ट में आराम करने का मौका मिला, उनका प्लेन टेक ऑफ करता इससे पहले ही खेल हो गया। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब बंगाल की बात करते हैं। आज दिल्ली में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई और इसके बाद ममता बिना कुछ बोले 10 जनपद से निकल गए। नोट करने वाली बात यह थी कि ममता बनर्जी डेरेक ओब्रायन को लेकर सोनिया गांधी से मिलने गई। अभिषेक बनर्जी उनके साथ नहीं थे। अभिषेक दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन वो आज कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरी तरफ कोलकाता में सीआईडी की टीम अभिषेक को खोजती रही। विधायकों के फर्जी दस्तखत के केस में अभिषेक को आज शाम 5 बजे तक सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था। अभिषेक नहीं आए तो सीआईडी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गई। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने है। इससे जैसे ही सीआईडी की टीम कालीघाट पहुंची
तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। सीआईडी के अफसरों का कहना था कि अभिषेक बैनर्जी ने जो लिखित जवाब दिया था उसमें दावा किया था कि जिस मीटिंग में नेता विपक्ष का चुनाव हुआ था वो मीटिंग पार्टी दफ्तर में हुई थी। विधायकों के सिग्नेचर वाली जिस चिट्ठी की कॉपी स्पीकर को सौंपी गई वो पार्टी दफ्तर में ही तैयार हुई थी। क्योंकि अभिषेक बैनर्जी 3-3 नोटिस सर्व करने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, इसलिए सीआईडी के अफसरों को जांच के लिए आना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अफवाह फैला दी कि सीआईडी ने ममता बनर्जी के घर पर रेड की है, इसलिए मदन मित्रा और कुणाल घोष तुरंत वहां पहुंचे और ममता बनर्जी के घर के गेट के बाहर सड़क पर बैठ गए। ऐलान कर दिया किसी कीमत पर ममता बनर्जी के घर में किसी को नहीं घुसने देंगे। हालांकि अफसरों ने बताया कि वो ममता के घर में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसी वक्त कल्याण बनर्जी वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर हो रहा है। सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए रोज रोज अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के घर पर पहुंच जाती है। He is an autocrat, he is jealous, शुभेंदु अधिकारी is a vindictive person। वो लोग आए हैं और उन लोग का बॉस शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए वो लोग सोच रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पैसा देता है, वो लोग शुभेंदु अधिकारी का बूट चाटता है। उन लोग का बॉस है शुभेंदु अधिकारी, उसको खुश करने के लिए इधर आया है और कोई खुश नहीं है, और कुछ नहीं है। They want to make happy शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर, that is the CID officers have come here। कुणाल घोष ने सीआईडी की रेड को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कुणाल घोष ने कहा कि जाली दस्तखत मामले में ममता बनर्जी आरोपी भी नहीं है। सबको पता है कि ममता बनर्जी दिल्ली में है। इसके बाद भी जिस तरह सीआईडी की टीम उनके घर गई, इससे साफ है कि यह सारी कार्रवाई एक सियासी साजिश है। कौन केस में है, कौन केस में नहीं है, ये तो हमारा पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो जो भी हो, जब ममता दीदी दिल्ली में है सब लोग जानते हैं, अनाउंस प्रोग्राम था। उस टाइम में एक लेडी एक्स चीफ मिनिस्टर लीडर ममता बनर्जी जैसी उनके घर पर उनके एब्सेंस में ये इन्वेस्टिगेशन और क्या चल रहा है कौन जाने। मजे की बात है कि कोलकाता में कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष बीजेपी को कोस रहे थे, सीआईडी के अफसरों को शुभेंदु अधिकारी का एजेंट बता रहे थे। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये आज कल्याण बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखाई दिया। कल्याण बनर्जी जब दिल्ली से कोलकाता पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त आसपास खड़े लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो कल्याण बनर्जी पब्लिक से उलझ गए। উনি তৃণমূলের সত্য, উনি তৃণমূলের চোর, চোর শুভেন্দু, 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 চোর শুভেন্দু। आम लोग के इस तरह के गुस्से का सामना तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को करना पड़ रहा है। ममता की पार्टी के जो नेता करप्शन के आरोपों में पकड़े जा रहे हैं, उन पर पब्लिक अंडे और सड़े टमाटर फेंक रही है। कल देर रात विधाननगर के पूर्व विधायक और मेयर सब्यसाची दत्ता को एक कारोबारी से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस जब सब्यसाची दत्ता को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, सब्यसाची पर अंडे और टमाटर फेंके। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस सब्यसाची को कोर्ट के अंदर ले गई। अदालत ने उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। इससे पहले जब सब्यसाची को मेडिकल के लिए पुलिस हॉस्पिटल ले गई, उस वक्त भी लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेता पर सड़े हुए अंडों की बारिश कर दी। लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे, सड़े हुए अंडे फेंक रहे थे।
ये लोग बंगाल के आम लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी एक नेता के घर के सामने तो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सकती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पहुंचे, ये तो किसी को पहले से पता नहीं था, वहां नारेबाजी हुई। आम लोगों को तो पहले से जानकारी नहीं थी कि सब्यसाची को पुलिस कब हॉस्पिटल ले जाएगी, कब कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन दोनों जगह नारेबाजी हुई, अंडे फेंके गए। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का फोकस जनता की नाराजगी पर नहीं, पार्टी को बचाने पर है। आज ममता बनर्जी ने ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट किया। 20 मई की चिट्ठी स्पीकर को भेजी गई थी, जिसमें काकोली घोष की जगह कल्याण बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप बनाए जाने की जानकारी दी गई थी। ममता इस चिट्ठी के जरिए ये कहना चाहती हैं कि काकोली घोष खुद को पार्टी का चीफ व्हिप बताकर 20 सांसदों के अलग होने का दावा कर रही हैं। वो गलत है, क्योंकि उन्हें पहले ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि आज इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले गुट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद को आगे किया। दोनों नेताओं ने पार्टी के बागी सांसदों पर डायरेक्ट अटैक किया। कीर्ति आजाद ने कहा कि जो ममता के नाम से जीते, ममता बनर्जी ने जिन्हें सब कुछ दिया, वो आज गद्दारी कर रहे हैं, पार्टी में टूट के झूठे दावे कर रहे हैं। इन लोगों को अगले लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। तृणमूल कांग्रेस में बगावत करने वाले सांसदों ने आज अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन पार्टी को एक झटका और दे दिया। अब दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस को अपना ऑफिस खाली करना पड़ सकता है। अभी टीएमसी का ऑफिस 20 बी राजेंद्र प्रसाद रोड पर है, लेकिन ये घर तृणमूल कांग्रेस के सांसद पार्थो भौमिक का है, उनको अलॉटेड है। क्योंकि अब वो काकोली घोष वाले कैंप में चले गए हैं, इसलिए उन्होंने अभिषेक बनर्जी से कह दिया कि उनके घर से तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस खाली करो। हालांकि तृणमूल के नेता इस बात से ज्यादा टेंशन में नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बागी सांसदों के पास भले ही पैसा है, पावर है, ईडी है और सीबीआई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास आज भी मां, माटी और मानुष है। तेरा साथ पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ माँ माटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से। बंगाल को लेकर दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं, ना पब्लिक ममता दीदी के साथ है, ना उनके ज्यादातर एमएलएस और एमपीस।
संगठन भी बिखरने लगा है। नंबर कितना है, सिग्नेचर किसके हैं, चिट्ठी किसने लिखी, मर्ज करना पड़ेगा, ये सब टेक्निकल बातें हैं। मोटी बात यह है कि ममता के राज में बड़े पैमाने पर ज्यादतियां हुई, लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनकी पार्टी के नेताओं ने लूट मचाई। पार्टी में जो अच्छे लोग थे उनको उस वक्त बोलने में डर लगता था। अब पासा पलट गया है तो बगावत हो रही है। जो लोग अभी भी खुलकर ममता का साथ दे रहे हैं उनके पास अपना कोई खास सपोर्ट बेस नहीं है। कल्याण बनर्जी सबसे ज्यादा वोकल हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहां टीएमसी सिर्फ 2 सीटें बचा पाई। महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से एमपी हैं। 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनमें से तृणमूल केवल 3 जीत पाई। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से एमपी हैं, यहां भी विधानसभा की 7 सीटें हैं। सारी की सारी 7 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सारी कहानी अपने आप कह देती हैं। अब बात करते हैं नीट की, री एग्जाम की तैयारियों की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पूरा फोकस इस समय 21 जून को होने वाले नीट के री एग्जाम पर है। धर्मेंद्र प्रधान इस बार पेपर लीक की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आखिरी वक्त में एग्जाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज वो खुद एनटीए ऑफिस पहुंचे। एनटीए अधिकारियों के साथ एग्जाम सेंटर्स की सिक्योरिटी, पेपर की सीक्रेसी और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21 जून को होने वाले नीट के री एग्जाम को लेकर सरकार सभी टॉप मिनिस्ट्रीज के बीच स्मूथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। एनटीए ने देश के 551 शहरों में करीब 5,500 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। इन शहरों तक पेपर्स की सुरक्षित डिलीवरी के लिए एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया कि इस बार स्टूडेंट्स को किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जो गलतियां हो गई थी वो दोबारा नहीं होंगी। मैं बच्चों को अनुरोध करना चाहूँगा, उनके अभिभावकों को बात करना चाहूँगा कि हमने पहले भी कहा था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं एक त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देंगे। और फिर और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, इस बार परीक्षा की रिजल्ट सटीक समय में भी ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज़्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, आप उसमें सहयोग करें। चुनौती अनेक प्रकार की पहले भी रही है, इस बार भी है, लेकिन हमने जैसे आपको कहा ना, भारत सरकार की सभी व्यवस्था, स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी स्तर की मीटिंग, मैंने इस बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी नज़र है इस विषय में, सारे वरिष्ठ नेतृत्व की इस पर निगरानी है, हम सबकी सहयोग पा रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे। 21 जून को 22 लाख छात्रों का एग्जाम है, उससे भी बड़ा इम्तिहान धर्मेंद्र प्रधान का है। जितनी तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा तैयारी मंत्री जी कर रहे हैं। स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं कि इस बार परीक्षा ठीक से हो जाए तो चैन की सांस लें। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी जान लगाई हुई है कि इस बार किसी तरह की गड़बड़ ना हो तो उनकी जान बचे। अब यूपी की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वालों की कोई जगह नहीं है। इस तरह की हरकत करने वाले या तो सुधर जाएं या फिर उनका वही हाल होगा जो रामायण में खरदूषण जैसे राक्षसों का हुआ था। योगी आज जगत गुरु राम भद्राचार्य की राम कथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस अवसर पर योगी ने कहा कि लैंड जिहाद कोई नई बात नहीं है। पहले भी राक्षसी शक्तियां भारत की पवित्र भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। आज उनका रूप बदल गया है, लेकिन उनकी नीयत नहीं बदली। योगी ने कहा, लेकिन यूपी अब बदल गया है। उनकी सरकार लैंड जिहाद की सोच रखने वालों का परमानेंट इलाज करना जानती है। याद करिए ना, तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे। आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी। पूरा दंडकारण्य खरौड़ दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे।
वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज की सज्जन शक्ति को मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को के प्रति भी रखना पड़ेगा। जो भगवान राम ने, आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। रामकथा के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। योगी ने कहा, कुछ लोग राजनीतिक वजहों से राम का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि प्रभु राम के नहीं हैं, वो सनातनियों के किसी काम का नहीं है। जिसने रामद्रोह वाली लाइन पकड़ी है, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। यही होता है। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया, रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस, पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले चुनाव का कैंपेन शुरू कर चुके हैं। विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। आज भी उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को रामद्रोही बता दिया। अखिलेश यादव को योगी की बातें जरूर चुभेंगी, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल होगा। अब मैं आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पीओके में पाकिस्तानी फोर्सेस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। निहत्थे बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बनाकर गोलियां मारी। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से पीओके में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, किसी को नहीं मालूम। जो लोग अपने परिवार वालों की लाश उठाने गए, वो भी पाकिस्तानी फौज की गोलियों के शिकार बन गए। फायरिंग की आवाज डराने वाली है। सामने निहत्थे बेकसूर प्रदर्शनकारी हैं, पीओके के सीधे साधे लोग हैं, और उन पर पाकिस्तानी रेंजर्स डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं।
लोगों की लाशें गिर रही हैं, लोग डरकर इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार मची है। लेकिन रेंजर्स को हुक्म था कि पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना है। पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारा लगाने वाला कोई शख्स बचना नहीं चाहिए। रेंजर्स ने इसी हुक्म की तामील की, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खराब है जी, देख सकते हैं आप, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है जी आवाम पे। बड़ी आंसू गैस चली गई है जी आंखों में। जिस वक्त भीमपर इलाके में फायरिंग हो रही थी, उस वक्त रावलकोट में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। रावलाकोट में भी फायरिंग हुई तो प्रदर्शनकारियों ने कहा यही पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा है। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौजी जनरल इस्लाम की दुहाई देते हैं, लेकिन पीओके में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल करते हैं। हमारे नाम निहाद दंगल किस्म के लोग हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम्हें पता ही नहीं होता। कोई बाहर से फोर्सेस आती है, हमारे लोगों को शहीद करके चली जाती है। ये तसलसल, ये सारी सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी और वहाँ ये कहा जाता था कि ये वो हिंदू बनिया है, जालिम है, जाबिर है और हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो तुम तो हमारे भाई थे, तुम तो कलमा पढ़ने वाले थे, तुम तो कलमा गो थे, फिर तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो। हुकूमत पाकिस्तान को और इन फोर्सेस को बताना चाहते हैं कि हमारा इम्तिहान ना लो। हम यहाँ के जो अवाम है, हम सस्ती बिजली, सस्ता आटा और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें गोलियां मार रहे हो, हमें शहीदों का तोहफा दे रहे हो, हमें जख्मी कर रहे हो। पाकिस्तानी फौज अपने कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की आवाज़ को दबाना चाहती है। असल में अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए पूरे पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली से लेकर ददियाल, रावलाकोट और भीमबर तक हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में लॉकडाउन लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज से लॉकडाउन की शुरुआत होनी थी। सुबह सुबह ही पीओके के तमाम इलाकों में लोग जुलूस की शक्ल में निकले। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रही थी। चूंकि इस प्रोटेस्ट की कॉल एडवांस में दी गई थी, अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, लोग लाठी डंडा भी नहीं लाएंगे। सारे प्रोटेस्टर्स निहत्थे थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, झंडे बैनर तक नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने पूरे पीओके में हथियारों से लैस पुलिस और रेंजर्स की भारी तैनाती कर दी थी। रेंजर्स को हिदायत दी गई थी किसी भी हालत में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद न पहुंच पाए। रेंजर्स ने यही किया। भीमबर, रावलाकोट, मीरपुर और कोटली, जहां जहां लोग अपने घरों से बाहर निकले, वहां वहां रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। आप सोचेंगे अचानक पीओके के लोग सड़कों पर क्यों उतरे? इसकी वजह आपको बता देता हूं। असल में मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके के गरीब लोगों को मिलने वाले सरकारी राशन के दाम बढ़ा दिए, बिजली महंगी कर दी। इसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से पूरे पीओके में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। बगावत को कुचलने के लिए हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया, इसके नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी।
पाकिस्तानी सरकार ने सोचा था इससे लोग डर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। हजारों लोग सड़कों पर निकले और कई शहरों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी हुई। पीओके के नेताओं ने कहा अब वो फौज की गोलियों से नहीं डरेंगे, अब लड़ाई आर पार की होगी। आज कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता, किसी सूरत हम नहीं रुकेंगे। ये एफसीटीसी, ये चोर चिकेरे, हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे। लोगों इस कानून को मानोगे? एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, डीसीएसपी के ये ज़ाब्ते। पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत मीर नवाज ने इंटरनेशनल मीडिया को वो शेल्स दिखाए जो प्रदर्शनकारियों पर फायर किए गए थे। शौकत मीर ने कहा पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों के सीने छलनी किए हैं, पाकिस्तान के बाशिंदों का खून पाया है। यहाँ पे तो डायरेक्ट गोलियां एफसीपीसी और रेंजर्स ने चलाई हैं। ये जो गोलियां मेरे पास हैं, ये पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री है, ये वहाँ से बनी हुई गोलियां। और आज बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आज मैं मुआवजा करूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि ये कैसी फौज है कि जो डायरेक्ट अवाम पे, कश्मीरियों, नते कश्मीरियों पे गोलियां मार रही है। ये मेरे हाथ में है पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्री, जो दुश्मन को गोलियां मारने के लिए गोलियां बनाती है। आज उस फैक्ट्री की गोलियां कश्मीरियों पे चलाई गई हैं। कल किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करोगे? हम बुनियादी हकूक की तहरीक चला रहे हैं। तुमने हमें कभी गद्दार बनाया, ISI के ब्रिगेडियर फाइक की वजह से, उसके जुनून की वजह से, उसकी सैनिक तस्कीन की वजह से आज आपने कश्मीरियों के खून पे होली खेली। हम किसी भी सूरत इस चीज को माफ नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने बिना किसी प्रोवोकेशन के गोलियां चलानी शुरू कर दी। अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया, नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। ने आज तक क्या किया? क्या ये दहशतगर्द है? या मुझे ये बताओ कि ये जो ये गोलियां बरसा रहे हैं, ये दहशतगर्द है? हमारा पूरा ताजर, सारे ताजर, किसी के पास एक डंडा भी नहीं है। हमारी SOP भी है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे, हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है जिस पर इन गुंडों ने साइन किए हुए हैं। आज 10 माह हो गए, वो चार्टर ऑफ डिमांड ये पूरा नहीं करते। मुझे चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने के बजाय हमने 9 तारीख की तत्काल की, इन्होंने 7-6 तारीख से अपनी कार्रवाई शुरू की। हैरानी की बात यह कि पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तस्वीरें सामने हैं, सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान के इस आरोप पर आज विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में कैसे हालात हैं ये पूरी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। लोग अपनी जान पर खेलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज पूरी ताकत से गोलियां चलाकर, खून बहाकर लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पीओके में रहने वाले लोगों को किसी ने प्रोवोक नहीं किया, कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आया, तो भी
वो लोग निहत्थे फौज के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग ज्यादा दिन पाकिस्तान के तानाशाही, जुल्म और हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक राहत की बात आपको बता दूं, वॉर जोन में, मिडिल ईस्ट में आज शांति है। प्रेसिडेंट ट्रंप की अपील के बाद इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। ईरान ने कहा कि फिलहाल उसका मकसद पूरा हो गया है, लेकिन अगर इजराइल ने बेरूत पर फिर से हमला किया तो ईरान इजराइल को छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर उन्होंने ईरान पर हमले रोके हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इजरायली सेना हर वक्त हमले के लिए तैयार है। אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हिब्रू में कह रहे थे कि इजराइल के हमलों से ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत बहुत घट गई है, लेकिन उनके खिलाफ इजराइल की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब दे रहा है, पर अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप की अपील पर उन्होंने फिलहाल ईरान पर अटैक रोकने का आदेश दिया है। असल में कल ईरान और इजराइल के बीच जैसी जंग शुरू हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, उन्हें चेतावनी दी कि इजराइल तुरंत ईरान पर हमले बंद करे, वरना अमेरिका खुद को इस जंग से अलग कर लेगा। इजराइल की कोई मदद नहीं की जाएगी। इसका असर दिखाई दिया, इजरायली फोर्सेस के एक्शन पर ब्रेक लग गया। ईरान ने भी अटैक बंद कर दिए। सीज फायर होने के बाद ट्रंप ने 38वीं बार दावा किया कि ईरान के साथ डील बस होने वाली है। हालांकि ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ईरान पर बमबारी का ऑप्शन भी खुला है, लेकिन उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. If we go and bomb, which we can do very easily if we want, and we spend another 2 or 3 weeks bombing, they'll have nothing left whatsoever, but you won't have the Strait open for months. If we do the bombing, a lot of people are going to be killed. Who wants to do that? I don't. And we'll have a signed document that's actually stronger than doing the bombing. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turned out to be much stronger than bombing. And it was really a combination. It was our initial thrust and then the blockade. But, their economy is really suffering and they're going to make a deal. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के साथ डील बस होने ही वाली है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से बमबारी का आदेश दे सकते हैं। फिर ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि ईरान की नाकेबंदी का उनका दाव बहुत सटीक बैठा और इसका असर बमबारी से भी ज़्यादा हुआ। ईरान की इकोनॉमी तबाह हो रही है। अब ट्रंप कह तो रहे हैं कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या तो डील हो जाएगी या फिर वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन वो ऐसी बातें इतनी बार कह चुके हैं कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। बस उम्मीद कर लेते हैं कि इस बार उनकी बात ठीक हो, ये जंग खत्म हो और पूरी दुनिया को राहत मिले। आज मैं आपको थोड़ा एडवांस में बता देता हूं कि कल क्या होने वाला है। देश के इतिहास में कल का दिन बहुत खास है, और खास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। कल मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज़ादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें जनता ने इलेक्ट नहीं किया था। देश में पहले चुनाव 1952 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मई 1952 में पहली बार चुने हुए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन काम किया। आज नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कल यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए कल 4399 दिन हो जाएंगे। इसके साथ साथ मोदी सरकार के 12 साल भी पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कल दिल्ली में एनडीए के नेताओं की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ
एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में होने वाली इस मीटिंग में शामिल होंगे। कल ही प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझने की जरूरत है। पंडित नेहरू एक बड़े राजनीतिक परिवार से आए थे, समृद्ध परिवार से आए थे। मोदी के परिवार का राजनीति से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। नेहरू जी के पिता बड़े वकील थे। नेहरू जी लंदन के हैरो स्कूल में पढ़े थे, बैरिस्टर बने। मोदी के पिताजी की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मोदी भी स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। नेहरू जी की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका थी। उनके सिर पर महात्मा गांधी का हाथ था। मोदी ने अपना रास्ता खुद बनाया। 30 साल तक आरएसएस के प्रचारक के रूप में गली गली गांव गांव भटके। जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो कभी नहीं हारे। मोदी की सफलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रचारक के तौर पर घूम घूम कर जो सीखा वो उनके काम आया। 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे। एक एक दिन चुनौतियों से भरा था। चारों तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। संकट से लड़ने का यह एक्सपीरियंस भी उनके बहुत काम आया। मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए। छुट्टी नहीं ली, अथक परिश्रम किया। कई ऐसे काम किए जिनके लिए इच्छा शक्ति और साहस दोनों की जरूरत होती है, जैसे आर्टिकल 370 हटाना, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना। मोदी की मेहनत और हिम्मत उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग बनाती है। गरीबी की विरासत, संकट को अवसर में बदलने की क्षमता मोदी के रिकॉर्ड को, मोदी की उपलब्धियों को और बड़ा बनाती है।